मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहते हैं थर्ड ईयर के वीडियो नहीं आता है, थर्ड ईयर के वीडियो नहीं आता है। देखिए, थर्ड ईयर में मात्र 2 ही सब्जेक्ट है और अभी चल रहा है क्या, डिफिनीसन। क्या चल रहा है, डिफिनीसन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन जब शुरू हो जाएगा तो देखिएगा आपका डेली जो है शाम के शाम वीडियो आने लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि डिफिनीसन चल रहा है और डेली बाय डेली डिफिनीसन करूंगा तो साथ में समाप्त ये 2 सब्जेक्ट है, जल्दी समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब में 3-3 डिफिनीसन का वीडियो दे चुका हूँ। वो रेगुलर करा रहे हैं तब, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा है। और यहाँ पे रेगुलर नहीं आ रहा है, फिर भी देखिए यहाँ पे आपका तीसरा वीडियो डिफिनीसन का, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का तीसरा वीडियो है। अब इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपका काम है जाकर देखें ना चैनल पर, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे है सबसे पहले, और एक बात और बता देते हैं, अगर इन सभी का आपको खुद से पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ आपको nursingyan.com पर, कहाँ पे, nursingyan.com, ठीक है, www.nursingyan.com गूगल में सर्च करना है। ये वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ वेबसाइट पर आपको क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट वाइज PDF, साथ में यह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफिनीशन वाला, ये सब मिल जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पर। देखिए यहाँ पे कहता है वैस्केटोमी। वैस्केटोमी मतलब होता है नसबंदी, ठीक है। देखिए एक होता है आपका वैस्केटोमी, तो ये वैस्केटोमी कहने का अर्थ होता है कि मेल में होता है वास डिफरेंस, नली होता है, ठीक है, जिसके द्वारा शुक्राणु पास करता है। तो मेल में होता है एक वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस से जो होता है, तो ये वास डिफरेंस नली होता है जो शुक्राणु को आगे पहुंचाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन वैस्केटोमी में इसी वास नली को काट दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है, जिससे होता है कि स्पर्म आगे की तरफ नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका नसबंदी। यह मेल स्टेरिलाइजेशन की विधि है, मतलब यह पुरुष बांध्यता का एक विधि है। इसमें दोनों जो वास डिफरेंसेज होता है उसको काट दिया जाता है एवं काटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, समझ गए। चलिए अब है ट्यूबेक्टोमी। वो तो हो गया पुरुषों में, लेकिन महिलाओं में चूंकि ट्यूब होता है, आप लोग नाम सुने होइएगा, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। तो महिलाओं में दोनों साइड अंडाशय से जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब होता है, उसी के द्वारा अंडा जो है आपके निषेचन के लिए आता है, ठीक है। फैलोपियन की क्रिया चूँकि फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो ट्यूब होता है दोनों साइड से, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार से जो है आपके होते हैं यूट्रस, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से जो है आपके यूट्रस होते हैं। अब ये फैलोपियन ट्यूब है, समझ गए। यहाँ पे अंडा रहता है, यहाँ पे अंडा रहता है कनेक्ट, ठीक है, यहाँ पे अंडा रहता है नीचे। तो ये अंडाशय जो है अंडा को भेजता है इसी फैलोपियन ट्यूब से होकर, लेकिन ये ट्यूब को काट दिया जाता है, ट्यूब को काट दिया जाता है। और यह स्त्रियों का गर्भ निरोधक का सबसे प्रचलित विधि है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्यूबेक्टोमी। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है अंडर 5 क्लिनिक। अब ये अंडर 5 क्लिनिक यह बच्चा से संबंधित है, नाम से ही जैसा स्पष्ट है, अंडर 5 क्लिनिक मतलब 5 वर्ष के अंदर का क्लिनिक। अब यह अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई देखभाल, इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को उसका नैदानिक यानी उसका डायग्नोस्टिक, और उसका थ्योरेपेटिक मतलब उसका उपचार, और उसको प्रिवेंटिव मतलब उसे रक्षात्मक यानी उसे बचाव जो है, इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। तो अंडर 5 क्लिनिक में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी लोगों का इलाज होता है, यहाँ पे सिर्फ जो 5 वर्ष के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनका ही देखभाल किया जाता है। इस क्लिनिक के द्वारा बच्चे को जो 5 वर्ष से कम है उनको यहाँ पे डायग्नोस्टिक, उपचार और रक्षात्मक प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है। रक्षात्मक मतलब होता है बचाव, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम करना, तो रोकथाम कोई बीमारी को करना, ठीक है, ये सारी चीज़ शामिल है। अब आता है पोस्ट मैच्योरिटी। देखिए पोस्ट के मतलब होता है बाद, मतलब बाद में, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट मैच्योरिटी, पश्च मतलब बाद की परिपक्वता।
प्रसव के संभावित दिनांक के 2 सप्ताह बाद तक भी गर्भावस्था जारी रहता है, अर्थात प्रसव प्रारंभ नहीं हो तो इस स्थिति को पश्च परिपक्वता पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं। देखिए, जैसा कि नॉर्मल जो बच्चे का जो होने का जो समय बनाया गया है वह 37 से 40 सप्ताह तक बनाया गया है कि प्रेगनेंसी के इतने अवधि के बाद बच्चा जन्म ले लेता है। लेकिन होता क्या है कि मान गए 40 सप्ताह बनाया गया है समय कि इतना तक बच्चा हो जाएगा तो नॉर्मल प्रीसर्व माना जाएगा। लेकिन पोस्ट मतलब होता है पश्च, मैच्योरिटी मतलब होता है परिपक्वता। अब जैसे जो समय बनाया गया है, ठीक है, उस समय के मान गए 40 सप्ताह बनाया गया है, लेकिन इसके 40 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह बाद भी अगर गर्भ अवस्था जारी है, मतलब प्रेगनेंसी है ही, बच्चा जन्म नहीं लिया है, प्रसव प्रारंभ नहीं हुआ है, तो इस स्थिति को हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा जो है मैच्योरिटी होने लगता है समय के बाद, ठीक है। एक नॉर्मल डेट के बाद 2 सप्ताह तक अगर नहीं बच्चा जन्म लेता है, नहीं प्रसव होता है, तो उसे पोस्ट मैच्योरिटी ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद बच्चा ज़्यादा मैच्योर होने लगता है गर्भ में, इसीलिए पोस्ट मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है। अब है हाइड्रामेनियाज। अब सीधी सीधी अर्थ में मैं आपको बता दूं, हाइड्रा आप लोग समझते होइएगा, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब जल को हाइड्रा से रिलेटेड जल को जो है संशोधित सूचित करता है। मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, तो ये मानिए यह यूट्रस है, ये महिला का यूट्रस है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है, इसमें बच्चा पल रहा है, ठीक है, भ्रूण पल रहा है, शिशु पल रहा है, ठीक है। बच्चा के और यहाँ पे झिल्ली होता है, ठीक है, ये झिल्ली होता है यूट्रस के अंदर। बच्चा जो होता है तो वह बच्चा एक पारदर्शी झिल्ली के अंदर होता है, मतलब एक पारदर्शी झिल्ली के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर बच्चा होता है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, बच्चा पलता है, लेकिन वो बच्चा के चारों साइड से यूट्रस के अंदर ही एक पारदर्शी पतला झिल्ली होता है जो बच्चे को पूरा अपने अंदर रखता है, ठीक है। और इसी झिल्ली के अंदर बच्चा के चारों साइड एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है। इसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। बातें को समझ गए कि जैसे यह यूट्रस है, यूट्रस में बच्चा पल रहा है, ठीक है, लेकिन ये बच्चा पल रहा है तो यह बच्चा जो है एक पारदर्शी झिल्ली मेम्ब्रेन के अंदर में है, ठीक है, पतला सा। अब इस मेम्ब्रेन के चारों साइड, यानी बच्चा के चारों साइड जो है द्रव भरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा तैरते रहता है, ठीक है। बच्चे के लिए आवश्यक होता है एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस में, जिसमें बच्चा आसानी से मूव करता है इधर से उधर, क्योंकि इसमें बच्चा तैरते रहता है इस द्रव में, ठीक है। अब कहने का अर्थ है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के चारों ओर, भ्रूण के चारों ओर गर्भ अवस्था में, इसकी मात्रा समान से अधिक हो जाती है और इसी स्थिति को हाइड्रामेनियाज कहते हैं, ठीक है। इसी स्थिति को हाइड्रामेनियोज कहते हैं। तो बड़ी यह आसान है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा गर्भ अवस्था में भ्रूण के चारों ओर अत्यधिक हो जाना, बढ़ जाना ही हाइड्रामेनियोज कहलाता है। समझ गए? इसकी एक मात्रा फिक्स है, नॉर्मल लगभग 600 के आसपास, 600 ml जो है आपके यह द्रव होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है यूट्रस में, जो बच्चे के चारों साइड से होता है। लेकिन एक लिमिट बनाया गया है जहाँ पे मात्रा अगर, ठीक है, कमता है, सॉरी बढ़ जाता है, तो उससे जो है हम लोग हाइड्रामेनियाज कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो कंडीशन होता है 1% प्रेगनेंसी के मामले में ऐसी स्थिति होती है। लगभग मान गए 100%, अगर सीधा कहा जाए कि अगर 10 महिला है तो उसमें से, अगर 100 महिला है तो उसमें से मात्र 1%, मतलब एक महिला, 100 में से मात्र एक महिला जो है वह हाइड्रामेनियोज के हो सकती है, डायरेक्ट हो सकती है, ठीक है, कोई बड़ी सीवियर नहीं होता है। इसे पॉलीहाइड्रा, पॉली मतलब बहुत, हाइड्रा मतलब, हाइड्रामेनियाज मतलब वही द्रव, यानी इसे पॉलीहाइड्रामेनियाज अथवा एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका हाइड्रामेनियाज। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब आता है ओलिगोहाइड्रामेनियाज। अब ओलिगोहाइड्रामेनियाज है, अभी तो मैंने आपको हाइड्रामेनियाज पढ़ा दिया या पॉलीहाइड्रामेनियाज पढ़ा दिया, जिसमें हाइड्रामेनियाज की संख्या, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन
ओलिगोहाइड्रामेनियाज कहने का मतलब होता है कमना, ठीक है। तो गर्भ समापन के समय या गर्भ अवस्था के 32वें सप्ताह के निकट गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा 400 ml या इससे कम हो जाती है, तो यह स्थिति ओलिगोहाइड्रामेनियाज कहलाता है, ठीक है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से कम जाना ओलिगोहाइड्रामेनियोज कहलाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी के बीच में नेक्स्ट है, कहता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है, गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ, समझ गए। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों याद रखिएगा कि इंग्लिश में ज़्यादा देखने को मिलेगा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। क्या चीज़? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हाइपर मतलब क्या होता है? अत्यधिक, ठीक है, ज़्यादा। तो हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ये बातें समझ लीजिए, ठीक है, यानी गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ, समझ गए। चलिए, गर्भावस्था में होने वाली गंभीर उल्टियाँ जिसके कारण महिला अपना दैनिक क्रियाओं को सुचारू ढंग से कर नहीं पाती है, इन उल्टियों से महिला में इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव असंतुलन एवं वजन कम हो जाता है। देखिए, उल्टी, अगर किसी को उल्टी होता है तो आप लोग पता है कि उल्टी में शरीर से तरल निकलता है, बहुत ज़्यादा तरल निकलता है, और अगर यह हाइपर हो यानी अत्यधिक हो तो यह दिक्कत की बातें हो जाती है, क्योंकि बॉडी से हमारे जितना ज़्यादा जो है तरल निकलते जाएगा उतना ज़्यादा बॉडी में तरल की कमी होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, और यह एक प्रेगनेंसी महिला के लिए खतरे का घंटी होता है, समझ गए। तो ही कहता है हाइपरमेसिस यानी गर्भ के दौरान अत्यधिक उल्टियाँ होना जो एक महिलाओं को दैनिक काम करने, दैनिक क्रिया को प्रभावित करता है, और इस अत्यधिक उल्टी होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट और द्रव असंतुलन होता है एवं वजन कम हो जाता है। तो ये हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम होता है, ठीक है। चलिए, आगे है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इंट्रायूटेरिन डिवाइस रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, यहाँ पे है IUGR, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? अवरोध, ठीक है, अवरोध, प्रतिबंधित, समझ गए। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है प्रतिबंध। तो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है वह वृद्धि नहीं कर पाता है, वृद्धि उसका रुका हुआ होता है, वृद्धि प्रतिबंध होता है, तो उसी को हम लोग इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। यानी इंट्रा मतलब होता है अंदर, यूटेराइन मतलब होता है गर्भाशय, और ग्रोथ मतलब वृद्धि, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधित, यानी यूटरस के अंदर शिशु का विकास यानी वृद्धि प्रतिबंध हो, अवरोध हो, उसी को हम लोग IUGR कहते हैं, ठीक है। देखते हो ये कितना बच्चा विकास नहीं, वृद्धि नहीं कर पाता है गर्भ के अंदर, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। अब आता है इंट्रायूटेरिन डेथ, IUD, इंट्रायूटेरिन डेथ। इंट्रायूटेरिन डेथ कहने का मतलब होता है अंतः गर्भाशय मृत्यु, यानी गर्भ के गर्भाशय के अंदर मृत्यु हो जाना ही इंट्रायूटेरिन डेथ कहलाता है, ठीक है। गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह के बाद भ्रूण की मृत्यु को अंतः गर्भाशय मृत्यु कहते हैं। देखिए, यूट्रस के अंदर माँ के गर्भ में ही, ठीक है, माँ के गर्भ में ही यूट्रस के अंदर अगर भ्रूण का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो उसी को इंट्रायूटेरिन डेथ कहते हैं, यानी यूट्रस के अंदर डेथ, समझ गए। चलिए, अब आता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, तो आप लोग समझिएगा हाई प्रेगनेंसी क्या होता है, तब तो चीज़ों को क्लियर कर पाइएगा। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहने का मतलब है माय डियर कि उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था। अब जैसे हम लोग काम भी करते हैं तो नहीं कहते हैं कि यह हाई रिस्क का काम है, ये तो नॉर्मल काम है, ये इजी काम है, उसी प्रकार से गर्भ का भी अवस्था जो होता है नॉर्मल होता है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, एक होता है जो काफ़ी हाई रिस्क वाला होता है, तो वही हाई रिस्क वाला प्रेगनेंसी, समझ गए। गर्भ अवस्था में ऐसी जटिलताएं विद्यमान होना जिससे गर्भवती स्त्री और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था कहलाता है। अब देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहने का मतलब है कि ऑटोमेटिक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो नहीं जाएगा किसी को। हाई रिस्क प्रेगनेंसी तब होता है जब गर्भ अवस्था के दौरान कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना कोई
अदर जो है चीज़ें मौजूद होगा जो एक गर्भवती महिला के लिए और उसके अंदर गर्भस्थ जो शिशु है उसके लिए जो है यह नकारात्मक प्रभाव डालता हो या दोनों के लिए जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो, वह उच्च जोखिम वाला गर्भ अवस्था कहलाता है। ठीक है। अब जटिलता कहने का मतलब है कि कोई बीमारी होगा, ठीक है, या फिर चोट हो सकता है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपके जटिलता अगर मौजूद होंगे गर्भ अवस्था के दौरान तो उस महिला और उसके बच्चे के लिए यह सही चीज़ें नहीं होगा, नकारात्मक होगा और दोनों के जीवन के लिए प्राणघात भी हो सकता है। वही हायर रिस्क प्रेगनेंसी कहलाता है। समझ गए। अब आता है एल्डरली प्रीग्रेविडा। ठीक है। एल्डरली प्रीग्रेविडा कहने का अर्थ क्या है? तो एल्डरली प्रीग्रेविडा का कहने का मतलब होता है प्री माइग्रेविडा। ठीक है। किसी स्त्री द्वारा 35 वर्ष या इससे अधिक की आयु में प्रथम बार गर्भधारण करना एल्डरली प्राइमेग्रेविडा कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो एल्डरली प्रेग्मेरिविडा है, ठीक है ना, प्राइमी ग्रेविडा है, यह प्राइमी ग्रेविडा जो होता है यह आप लोग को 35 सप्ताह, मैं बता दूं, कोई फीमेल है, ठीक है, उसका एज लगभग 35 या इससे अधिक है और वह अभी तक कभी प्रेगनेंसी का जो है नहीं है, लेकिन 35 सप्ताह या उससे बाद अगर वह प्रेगनेंसी प्रथम बार रखती है तो उसे हम लोग एल्डरली प्रेग्मेरिविडा कहते हैं। बातें को समझ रहे हैं? चलिए, तो उम्मीद है आप लोग बात को समझ गए होंगे। एल्डरली प्रेग्मेरिविडा का मतलब होता है, ध्यान नाम ठीक से याद रखिएगा, एल्डरली प्रीग्रेविडा। ये नाम कन्फ्यूज होइएगा, दिक्कत हो जाएगा। 35 वर्ष, कोई महिला 35 वर्ष है, अभी तक कोई प्रेगनेंसी, कोई जो है प्रेग्नेंट नहीं हुई है वो, और वह 35 सप्ताह के बाद अपना प्रेगनेंसी प्रथम बार रख रही है तो उसे ही हम लोग अर्ली प्रेग्मेरिविडा कहते हैं, एल्डरली प्रेग्मेरिविडा कहते हैं। ठीक है। अब आता है टीनेज प्रेगनेंसी। ठीक है। एल्डरली प्रेग्मेरिविडा के ठीक उल्टा टीनेज प्रेगनेंसी है। वहाँ पे था कि 35 सप्ताह या 35 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर प्रथम बार गर्भ का जो गर्भवती होना जो है एल्डरली प्रेग्मेरिविडा कहलाता है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे टीनेज प्रेगनेंसी ठीक इसके उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं? तो यदि कोई स्त्री 18 वर्ष से कम आयु के है और वह गर्भधारण कर लेती है तो इसे ही हम लोग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी अथवा टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। समझ गए? सीधी सीधी अर्थ है टीनेज प्रेगनेंसी, यानी 18 वर्ष से कम उम्र में गर्भधारण करना ही टीनेज प्रेगनेंसी या एडोलेसेंट प्रेगनेंसी कहलाता है। बस सीधा सीधा सिंपल भाषा में समझिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी, बहुगर्भ अवस्था। बहुगर्भ अवस्था को हम लोग जानते हैं कि जुड़वा बच्चे होता है, किसी किसी को 3 बच्चे हो जाते हैं, 4 भी कभी कभी हम लोग सुनते हैं। ठीक है। तो वह मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुगर्भ अवस्था, जैसे ही एक से ज़्यादा होता है तो वह मल्टीपल प्रेगनेंसी में आ जाता है। गर्भ अवस्था की वह अवस्था जब गर्भित मतलब गर्भ के अंदर गर्भाशय में 2 या 2 से अधिक भ्रूण यानी फीटस का विकास होता है, बहुगर्भ अवस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। बातें को समझ गए? मैंने बताया एक होगा तो वह नॉर्मल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो सबको होता है। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अगर गर्भाशय में भ्रूण का विकास हो रहा है, 2 या 2 से अधिक भ्रूण का, तो वह मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा। समझ गए? चलिए, अब आता है ट्विंस प्रेगनेंसी। ठीक है। तो ट्विंस प्रेगनेंसी एक प्रकार है किसका? मल्टीपल प्रेगनेंसी का, क्योंकि मल्टीपल में 2 या 2 से अधिक होता है और ट्विंस में 2 भ्रूण का बात किया जाता है। समझ गए? तो गर्भ अवस्था की वह अवस्था जब गर्भित गर्भाशय में 2 भ्रूण का विकास होता है, जुड़वा गर्भ अवस्था मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। ठीक है। 2 होगा तो ट्विंस के बात करेगा। ठीक है, वही चीज़ें हैं। और ये पता नहीं होगा, सीधा हम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात होगी। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बहुत शानदार लगभग 14 से 15 मैंने डिफिनीशन आपको समझाया। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। और ये सब अगर आप खुद से चाहते हैं पढ़ना तो आपको जो है यह सब nursingyan.com पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? nursingyan.com पर जाकर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है। सारा चीज़ें वहाँ पे क्यूबी, ठीक है, वहाँ पे क्यूबी और डिफिनीशन वाला में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। डिफिनीशन क्वेश्चन बैंक इसी वाले में मिल जाएगा 3rd ईयर के मिडवाइफरी में। ओके।